हर दिन देश भर में हजारों सीनियर सिटीजन एससीएसएस अकाउंट खोलने के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक पहुंचते हैं। लेकिन क्या हर सीनियर सिटीजन एससीएसएस अकाउंट खोल सकता है? जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 60 साल है। दोनों आज एससीएसएस अकाउंट खोलने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं। दोनों ने अपने डॉक्यूमेंट जमा किए। दोनों को पूरा विश्वास था उनका एससीएस अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ये क्यों रोक दिया? एक व्यक्ति का एससीएसएस अकाउंट खुल जाता है और दूसरे व्यक्ति का आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। दोनों सीनियर सिटीजन थे, दोनों की उम्र भी सेम थी। आखिर फर्क क्या था? क्योंकि एससीएसएस में कुछ ऐसे एलिजिबिलिटी के रूल्स है जो सिर्फ उम्र से कहीं आगे जाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एससीएसएस के हर महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी के जो रूल्स है उसको एक एक करके बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं सीए पथिक और आप देख रहे हैं और आज हम वो सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर एक व्यक्ति को एससीएसएस अकाउंट खोलने से पहले सोचना चाहिए। क्या मैं एससीएसएस अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं, वो देखना है। आज के ये एपिसोड में हम एससीएसएस की एलिजिबिलिटी को एक एक चेक पॉइंट से समझेंगे। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि आप एससीएसएस अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि 60 साल की उम्र हो गई है तो एससीएस अकाउंट तो आसानी से खुल ही जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट स्कीम में सिर्फ इच्छा होना काफ़ी नहीं होता है, कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। एससीएसएस में भी कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी कंडीशन है और हर व्यक्ति उन कंडीशन को पूरा नहीं करता। और यही वजह से इस दस्तावेज में समस्या है कि एससीएसएस में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले यह चेक कर लीजिए कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। क्योंकि अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो सिर्फ पैसा लेकर पोस्ट ऑफिस या बैंक पहुंच जाना काफ़ी नहीं है। तो अब सवाल यह है कि इन एलिजिबिलिटी कंडीशन से सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है, आइए जानते हैं। जीवन की इस नई पारी में भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है। नमस्ते, मुझे ये खाता खुलवाना है और आपका भविष्य यहाँ सुरक्षित है। अब शुरू करते हैं। पहला और सबसे बेसिक एलिजिबिलिटी का चेक पॉइंट है एज। एससीएस में सबसे पहले देखा जाता है कि आपकी उम्र कितनी है। सामान्य नियम के अनुसार जिस दिन आप एससीएसएस अकाउंट खोल रहे हैं उस दिन आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। एससीएसएस के लिए केवल यह कहना काफ़ी नहीं है कि मेरी उम्र लगभग 60 साल है। हमें देखना होगा कि अकाउंट जिस दिन खोला जा रहा है उस दिन आपकी एक्चुअल एज क्या है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1966 है और वो 20 अगस्त 2026 को एससीएसएस अकाउंट खोलता है तो उस डेट पर उनकी एज 60 इयर्स क्रॉस हो चुकी है। इसलिए वह सामान्य 60 प्लस एज क्राइटेरिया पूरा करता है। लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर शर्मा की एज अकाउंट ओपनिंग के दिन 60 इयर्स है, जबकि मिस्टर वर्मा जी अभी 59 इयर्स के हैं। तो सामान्य एज क्राइटेरिया में मिस्टर शर्मा जी 60 प्लस कैटेगरी में आ जाते, लेकिन मिस्टर वर्मा जी अभी भी उस कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन यहाँ पर एससीएसएस का एक इंटरेस्टिंग रूल सामने आता है। क्या 60 इयर्स से कम एज वाला कोई भी व्यक्ति एससीएसएस अकाउंट खोल सकता है? कुछ सिचुएशन के अंदर वो खोल सकता है, लेकिन कौन सी सिचुएशन है वो समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो क्या आपके लिए एससीएसएस अकाउंट खोलना हमेशा के लिए बंद है? नहीं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एज देखना काफी नहीं है।
एसएस के रूल्स में एक स्पेसिफिक प्रोविज़न है जिसके तहत 55 साल से अधिक लेकिन 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति अगर वो अकाउंट खोलने की डेट पर सुपर एन्युएशन या अदरवाइज रिटायर हो चुका है तो प्रिस्क्राइब कंडीशन के अधीन एससीएसएस खोल सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात समझिए, आपकी एज 55 से ज़्यादा और 60 से कम होना पर्याप्त नहीं है। आपका रिटायरमेंट स्टेटस भी इम्पोर्टेंट है और एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम लिमिट है। एससीएसएस अकाउंट रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने की डेट से 3 महीने के भीतर आपको खोलना होता है और एप्लीकेशन के साथ आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने की डेट का प्रूफ और आपके जो भी एम्प्लॉयर है उनका एक सर्टिफिकेट भी देना होता है जिसमें रिटायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी आवश्यक डिटेल्स होती ही है। से समझते हैं, मान लीजिए मिस्टर कौशिक की रिटायरमेंट के समय उम्र थी 58 साल। उन्हें 20 जनवरी को रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। अब एससीएसएस इन्वेस्टमेंट करते समय 3 महीने का कंडीशन ध्यान में रखना होगा, यानी सिर्फ यह नहीं देखना है कि उनकी उम्र 58 साल है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स और इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस रूल को सिर्फ 55 और 60 इयर्स के बीच वाले लोग सीनियर सिटीजन अकाउंट खोल सकते हैं, उतना ही समझना गलत होगा। आपको और जो 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, क्या क्या थी? एक तो आपकी एज, दूसरी थी आपके रिटायरमेंट में, तीसरा था आपके 3 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और चौथा आपके पास सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो में मजा आ रहा है, और आप चैनल पे नए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगला इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या डिफेंस सर्विस से रिटायर होने वाले एम्प्लॉइज के लिए यही एज लिमिट है? जो सामान्य लोगों के लिए 60 इयर्स की एज लिमिट है, उनके लिए ये लिमिट नहीं है। मान लीजिए किसी डिफेंस सर्विस पर्सनल ने रिटायरमेंट ले ली है और उनकी एज अभी 50s में है। करंट एससीएसएस रूल के अनुसार रिटायर्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए 50 की एज अटेन करने के बाद एससीएसएस अकाउंट खोलने का स्पेशल प्रोविज़न है, लेकिन बाकी एप्लीकेबल कंडीशन जो भी है एससीएसएस की वो भी उनको पूरी करनी ही होगी। अब इसे एक सिंपल कंपैरिजन से समझिए। नॉर्मल एससीएसएस एज रूल में हम 60 साल या उससे अधिक की बात करते हैं, लेकिन रिटायर्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए स्पेशल प्रोविजन के कारण 50 साल की एज से एलिजिबिलिटी का रास्ता खुल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। डिफेंस सर्विस पर्सनल और सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉय दोनों में काफी अंतर है, और ये जो 50 ईयर से कम वाला जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विस पर्सनल वालों के लिए ही है। अब एक ऐसा एलिजिबिलिटी रूल्स आता है जिसमें लोग काफी गलती कर बैठते हैं। मान लीजिए आपका एज 60 साल का है लेकिन आप नॉन रेसिडेंट इंडियन एनआरआई है, तो क्या आप एससीएसएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं? मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन विदेश में रहता है और उनके पास इंडियन पासपोर्ट भी है, क्या सिर्फ इंडियन सिटीजन होने से एससीएसएस खुल जाएगा? एससीएसएस में सिर्फ एज देखना पर्याप्त नहीं है। स्कीम के लिए इंडिविजुअल का रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एनआरआई व्यक्ति नया एससीएसएस अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। बहुत सिंपल तरीके से समझिए, ऊपर की तरफ है रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया और नीचे की तरफ है एनआरआई। रेसिडेंट सिटीजन के लिए एससीएसएस बाकी कंडीशंस पूरी होने पर एलिजिबिलिटी हो सकती है, लेकिन एनआरआई के लिए नया एससीएसएस अकाउंट खोलने की अनुमति है ही नहीं। अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचिए, कोई था जो एससीएसएस अकाउंट खोला तब रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, मीन्स वो इंडिया में ही रहते थे, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ कि उनके चिल्ड्रन वहाँ पे सेट हो गए आउट ऑफ इंडिया और उनको उनके साथ जाना पड़ा और उनका स्टेटस चेंज हो गया नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो क्या
उनका नया इन्वेस्टमेंट और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए सेम ही रूल अप्लाई होगा। इसको हम आगे के SCSS के प्रोविजन के अंदर समझेंगे। जी, आपने इंडिया में रहते हुए SCSS अकाउंट खोल लिया और कुछ समय बाद आप NRI बन गए। ऐसी सिचुएशन में एग्जिस्टिंग SCSS अकाउंट की ट्रीटमेंट नए अकाउंट की एलिजिबिलिटी से अलग है। SCSS के रूल्स के अनुसार अगर अकाउंट होल्डर बाद में NRI बन जाता है तो अकाउंट मैच्योरिटी तक जारी रह सकता है, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल रूल्स। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैच है। NRI बनने के बाद अकाउंट को वही SCSS इंटरेस्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलता जो रेसिडेंट अकाउंट को मिलता है। एग्जिस्टिंग रूल्स के अनुसार ऐसे अकाउंट पर इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की एप्लीकेबल रेट पर ही दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति SCSS अकाउंट खोलने के पर्याप्त NRI बन जाता है तो उनके लिए सिर्फ अकाउंट क्लोज करना वो देखना जरूरी नहीं है, बल्कि उनके इंटरेस्ट इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी जानना बहुत जरूरी है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, NRI स्टेटस में अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद एक्सटेंड करने की सुविधा नहीं रहती। इसलिए रेसिडेंट से जब भी आप NRI बनने की सिचुएशन में आए तो वो सिचुएशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी हस्बैंड वाइफ के माइंड में आता है। मान लीजिए कि हस्बैंड की एज 62 साल की है और वाइफ की एज है 57 साल। क्या दोनों मिलाकर SCSS अकाउंट ओपन कर सकते हैं जॉइंट नेम में? इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए सर। जॉइंट अकाउंट में पूरा इन्वेस्टमेंट फर्स्ट एप्लीकेंट यानी डिपोजिटर का ही माना जाएगा। इसे हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच 50-50% इन्वेस्टमेंट मानना सही नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले किसकी एज देखी जाएगी? के जॉइंट अकाउंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। एलिजिबिलिटी तय करने के लिए फर्स्ट एप्लीकेंट यानी प्राइमरी डिपॉजिटर की एज देखी जाती है। जॉइंट होल्डर स्पाउस की एज के लिए कोई अलग से एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एग्जाम्पल में हस्बैंड 62 साल के हैं और वाइफ 57 साल की है। अगर हस्बैंड फर्स्ट एप्लीकेंट है तो वाइफ की एज 57 ईयर्स की होने के कारण जॉइंट अकाउंट ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान से समझिए, वाइफ की उम्र 57 ईयर्स की है तो वो SCSS अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबल हो गई ऐसा नहीं है। तो अब अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या हस्बैंड ने अपना SCSS अकाउंट खोल लिया तो वाइफ अपना अलग से SCSS अकाउंट खोल सकती है, या फिर हस्बैंड का खुल गया इसलिए वाइफ का SCSS अकाउंट नहीं खुल सकता? मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ दोनों अपनी अपनी एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं, क्या दोनों SCSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों इंडिविजुअली एलिजिबल है तो दोनों अपने अपने नाम से SCSS अकाउंट रख सकते हैं। एक स्पाउस का SCSS अकाउंट होने से दूसरे स्पाउस की एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पे दो अलग अलग सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली क्या थी, हस्बैंड और वाइफ अपने अपने इंडिविजुअल SCSS अकाउंट को रखे। दूसरी क्या थी, एक स्पाउस फर्स्ट एप्लीकेंट हो और दूसरा स्पाउस जॉइंट होल्डर हो। दोनों सिचुएशन को आपस में कंफ्यूज मत करना। लेकिन अब असली सवाल है कि अगर दोनों के नाम पे SCSS अकाउंट है तो मैक्सिमम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? अब आता है वो सवाल जिसका जवाब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानना चाहिए। हस्बैंड भी SCSS में अमाउंट रख सकते हैं, वाइफ भी SCSS में अमाउंट रख सकते हैं, तो कितना चाहे उतना पैसा डाल सकते हैं या इसका भी कोई लिमिट है? SCSS में हस्बैंड को 30 लाख का लिमिट मिलता है और वाइफ को भी 30 लाख का अलग से लिमिट मिलता है। लेकिन बीइंग ए CA मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि एक ऐसे अकाउंट खुलवाइए, फर्स्ट हस्बैंड का अकाउंट खुलवाइए, उसमें वाइफ का नेम सेकंड होना चाहिए। दूसरा एक अलग से अकाउंट खुलाए जिसमें वाइफ का नेम फर्स्ट और हस्बैंड का नाम सेकंड नाम पे होना एडवाइजेबल है। SCSS में इंडिविजुअल डिपॉजिटर के लिए एग्रीगेट मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 30 लाख का है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब है कुल मिलाकर।
अगर किसी इंडिविजुअल डिपॉजिटर के मल्टीपल SCSS अकाउंट है तो सभी एप्लीकेबल डिपॉजिट को मिलाकर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 30 लाख के अंदर रहना होगा। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास अपने खुद के इंडिपेंडेंट SCSS डिपॉजिट है तो लोगों के माइंड में काफ़ी ये भी क्वेश्चन आता है, क्या हस्बैंड और वाइफ दोनों एक नया जॉइंट अकाउंट खुलवाए तो अनदर मीन्स और 30 लाख का लिमिट मिल सकता है। देखिए यहाँ पे सभी लोगों को जॉइंट अकाउंट से लेकर काफ़ी बड़ी गलती होती है। एक बार हस्बैंड वाइफ का 30 लाख का इन्वेस्टमेंट हो चुका है तो आप मियरली जॉइंट अकाउंट खोल के नई लिमिट 30 लाख की नहीं ले सकते। यहाँ पे मिस्टेक मत करना। अब 30 लाख की लिमिट सुन के एक और कंफ्यूजन होता है, क्या ये 30 लाख की लिमिट के अंदर इंटरेस्ट भी ऐड होता है या सिर्फ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ही गिना जाएगा? मान लीजिए आपने SCSS में 30 लाख रुपए डिपॉजिट किया है और आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो क्या इंटरेस्ट आने से आपकी लिमिट 30 लाख से ज़्यादा हुई ऐसा माना जाएगा? यहाँ बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। SCSS की जो प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम लिमिट है वो डिपॉजिट के अमाउंट पर ही लागू होती है। इंटरेस्ट जो बाद में अकाउंट पर मिलता है वो ओरिजिनल डिपॉजिट के लिमिट का हिस्सा नहीं बन जाता। उदाहरण के लिए आपने 30 लाख रुपए डिपॉजिट किया है, उस पर आपको स्कीम के अनुसार इंटरेस्ट मिलता रहा तो अकाउंट में आपका टोटल बैलेंस इंटरेस्ट के कारण बढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रा भी नहीं है कि आपने 30 लाख से ज़्यादा नया डिपॉजिट कर दिया। इसीलिए SCSS की लिमिट कैलकुलेट करते समय आपको डिपॉजिट और इंटरेस्ट दोनों को अलग अलग ही समझना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने इन्वेस्टमेंट के अलग अलग अकाउंट्स में मैनेज करना है, क्या वो ऐसा कर सकता है? हाँ, SCSS रूल के अनुसार एक डिपॉजिटर एक से ज़्यादा SCSS अकाउंट खोल सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है। मल्टीपल अकाउंट्स का मतलब मल्टीपल 30 लैक्स की लिमिट नहीं है। आपको सभी SCSS अकाउंट में जमा कुल अमाउंट को प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम लिमिट के अंदर रहना होगा। यानी आपने एक बार 20 लाख भर के एक SCSS का अकाउंट खुलवा दिया तो आपको दूसरे अकाउंट खुलवाने के लिए दूसरी 30 लाख की लिमिट नहीं मिलती है, ये समझना बहुत जरूरी है। और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन काफी लोग पूछते हैं कि मैंने एक बार SCSS में अमाउंट जमा करवा दी तो क्या मैं वो अमाउंट को और बढ़ा सकता हूँ कि नहीं बढ़ा सकता? अब मान लीजिए कि आपको रिटायरमेंट का एक पोर्शन का पैसा आया और आपने वो पैसों से SCSS का अकाउंट खुलवा दिया। 2-3 महीने बाद आपको वापस से कुछ एरियर मिलता है, लीव एनकेशमेंट, ग्रेजुटी डिफरेंस कुछ भी मिलता है और आपके पास नया फंड आता है, तो क्या आप दूसरा SCSS अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर वही जो अमाउंट है उसको बढ़ा कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? ये क्वेश्चन काफी लोगों के दिमाग में जरूर से आता है। मान लीजिए आपने पहले 10 लाख जमा किए और बाद में आपके पास 5 लाख और आ गए, क्या आप उसी अकाउंट में 5 लाख और डाल सकते हैं? SCSS को ऐसे अकाउंट की तरह मत समझिए जिसमें आप जब चाहे तब एडिशनल डिपॉजिट करते रहे। अगर आपके पास बाद में एडिशनल मनी आता है तो सिंपली एग्जिस्टिंग SCSS अकाउंट में कोई भी अमाउंट डाल देना सही अप्रोच नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नए से फॉर्म भर के नया चेक देके बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक वाले आपको उसका नया SCSS अकाउंट ओपन करेंगे और नई पासबुक भी आपको देंगे, वही सही अप्रोच रहेगा। तो दोस्तों आज हमने ये एपिसोड के अंदर SCSS की एज और एलिजिबिलिटी को डिटेल में समझा, लेकिन SCSS के अंदर एलिजिबिलिटी सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसी 5 गलतियां ऐसी हैं जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में बताने वाला हूं। और एक गलती तो ऐसी कि जो लोग अकाउंट ओपन करते टाइम ही उसके अंदर कर देते हैं। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक करिए और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके और फ्रेंड के साथ इसको जरूर के शेयर करिए। थैंक यू, टिल देन टेक केयर।